सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसके चैप्टर की दोस्तों आज ये तीसरी क्लास है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 2 अपना अध्याय नंबर 2 जो हमारा चल रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने दोस्तों बंगाल के बारे में जान लिया, कैसे कैसे बंगाल पे ब्रिटिश का जो है वो साम्राज्य फैला, ब्रिटिश ने कैसे कैसे पूरे बंगाल को अपने अधीन कर लिया। तो हमने बंगाल के बारे में जान लिया, मैसूर के बारे में जान लिया और मराठाओं के बारे में जान लिया। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेसों में बता दिया था, तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपने वो क्लासेस अवश्य देख ली होंगी। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पंजाब, अवध और ब्रिटिश की जो विस्तारवादी नीतियां उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि है सिंध में। सिंध में ब्रिटिशों का शासन कैसे स्थापित हुआ उसके बारे में और जान लेते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कौन सा दोस्तों? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1800 से 29 से लेकर 42 तक हुआ था, उसमें सिंध ने दोस्तों अंग्रेजों की मदद की थी। सिंध ने किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने, किसने दोस्तों? चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय किया। किसमें? अंग्रेज की, यानी कि ब्रिटेन की जो शासन था, ब्रिटिश का जो साम्राज्य था, उसमें सिंध ने, किसने दोस्तों? सिंध को विलय कर लिया। किसने किया? चार्ल्स नेपियर ने किया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता चलता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में किसने? सिंध ने अंग्रेजों की मदद की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हीं को 1843 में सिंध को ही किसमें विलय कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है दोस्तों, इतिहासकार और राजनीतिकों ने इसे निंदनीय बताया। मतलब आपके मित्र थे सिंध वाले, तो सिंध वाले आपके मित्र थे, आपने उनको भी अपने विलीन कर लिया, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ये तो गलत बात है, क्योंकि वो तो आपके मित्र थे, आपने उनको भी मिला लिया। तो कुछ इतिहासकार और राजनीतिकों ने इसकी निंदनीय बताया था, मतलब इसकी निंदा की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें एक कथन किया है, किसने? चार्ल्स नेपियर ने एक कथन कहा है सिंध के बारे में। कथन क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया है, हम सिंध को अपने अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अपने अधीन करने का सिंध को कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक और उपयोगी एवं मानवतापूर्ण निजता होगी। ये किसने कहा है? चार्ल्स नेपियर ने कहा है। खुद कह रहा है कि हमको कोई सिंध को अपने अधीन करने का अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमको यह करने में बहुत मजा आता है और यह बहुत लाभदायक है और यह एक मानवतापूर्ण नीचता होगी। चार्ल्स नेपियर खुद कहता है, फिर भी सिंध को उसने अपने अंदर विलय कर लिया, क्योंकि उनकी जो साम्राज्यवाद की नीति थी ब्रिटिशों की, वो काफी बड़ी थी। वो अपने दोस्तों, दुश्मनों, किसी को नहीं छोड़ते थे। उनका मानना था संपूर्ण भारत पे किसका कब्जा हो? ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा हो। ठीक है दोस्तों, ये था सिंध के बारे में। मैंने कहा आपसे छोटा सा टॉपिक था तो हमने जान लिया। अब जानते हैं दोस्तों, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है पंजाब में ब्रिटिश शासन की व्यवस्था कैसे हुई, कैसे ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, कैसे कैसे पंजाब का उदय हुआ और पंजाब में कौन कौन हुए उनके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश शासन ने कैसे पंजाब पे कब्जा कर लिया। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव है। कौन है? गुरु नानक देव है। ये प्रथम गुरु भी है। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव। और यही सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं, यानी कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रथम गुरु भी है। इन्होंने दोस्तों क्या किया? ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे? बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों गुरु का लंगर जो होता है उसकी व्यवस्था की। जैसे आप कभी गए होंगे,
आप कभी गए होंगे गुरुद्वारे, तो वहां पे लंगर लगता है ना, तो किसने इसकी स्थापना की, किसने इसकी शुरुआत की, तो किसने की, गुरु नानक देव ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1446 में कार्तिक पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक देव को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो दोस्तों सन 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों। इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो इनकी मृत्यु सन 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपने सुना होगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहाँ पर है, आप कहेंगे पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में, याद रखेंगे। बिल्कुल, ये थे गुरु नानक, जो कि सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखेंगे। उसके बाद 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ये कब से कब तक थे, इनके जीवन काल कब से कब तक रहा, तो सन 1666 से लेके 1708 तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनके बाद कोई भी सिखों का गुरु नहीं हुआ, क्योंकि गुरु परंपरा जो है इन्होंने समाप्त कर दी। तो आप ये याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, तो इनका जन्म सन 1666 में पटना में हुआ। कहाँ हुआ, सन 1666 में पटना में हुआ। इनका दोस्तों सन 1699 में इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना कब की, सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपको पता होगा पंजाबियों में जो से बैसाखी का दिन है कितने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु सन 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर हो गई। कहाँ हो गई, सन 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इनको दोस्तों सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सच्चा बादशाह भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने 5 करार दिए थे। क्या दिए थे, 5 करार दिए थे। जैसे कच्छा, केस, कड़ा, कंगा, ऐसे करके इन्होंने 5 करार दिए थे। तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं सिखों के 5 करार किसने दिए, तो गुरु गोविंद सिंह ने दिए। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, गुरु गोविंद सिंह ने की है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है, सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी जो है सिखों का गुरु नहीं बना, क्योंकि गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया और किसको, खालसा पंथ को वो माना जाने लगा गुरु अपना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नाम, अन्य नाम क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बंदा बहादुर के नाम को किस और नाम से जाना जाता है, तो लक्ष्मण दास इनका नाम था और माधव दास बेरानी, ये दोनों इनके नाम थे बंदा बहादुर के। ठीक है दोस्तों। इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों लोहगढ़ को बनाया। किसको दोस्तों, लोहगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, बंदा बहादुर को। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों फर्रुख शेर के आदेश पर इनको सन 1716 में मृत्यु दंड की सजा यानी कि फांसी की सजा सुना दी गई थी बंदा बहादुर को। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। सिख छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गया। इसी के बाद बंदा बहादुर को जैसे ही मृत्यु हुई, उनको जैसे ही मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, तो सिख जो है वो छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गए। इन दलों में से जो 12 प्रमुख दल थे, जो 12 प्रमुख दल या मिसलों थी, उनको मिलाकर कर्पूर सिंह ने, किसने दोस्तों, कर्पूर सिंह ने खालसा दल खालसा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, दल खालसा का निर्माण किया। देखिए जैसे ही बंदा बहादुर को क्या हुई, मृत्यु दंड की सजा हुई, तो सिख जो है वो छोटे छोटे दलों में बट गए। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मुगल कमजोर होने लगे तो पूरे भारत के छोटे छोटे प्रांतों में अलग अलग राजा होने लगे थे। तो इसी तरह जैसे ही बंदा बहादुर को मृत्यु दंड की सजा हुई, तो सिख जो है वो छोटे छोटे दलों में बट गए थे। ठीक है दोस्तों। इनमें से 12 जो प्रमुख दल थे, उनकी मिसलों को मिलाकर कर्पूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण कराया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उनमें से कुछ प्रमुख दल हैं या प्रमुख मिसलें हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे दोस्तों अहिलवालिया, कौन सी, अहिलवालिया हमारे लिए जो इंपोर्टेंट होगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया और सुकर चकिया। यानी कि हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है वो है सुकर चकिया। ये क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सुकर चकिया मिसल के कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह थे, जो कि पंजाब के शासक थे। ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए सुकर चकिया जो है वो काफी इंपोर्टेंट मिसल है, एग्जाम में पूछी जाती है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के किस मिसल से संबंध रखते थे, तो आप कहेंगे सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे
महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। शुक्रचकिया के संस्थापक कौन थे? शुक्रचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो चरत सिंह थे। कौन थे? चरत सिंह थे। शुक्रचकिया मिसल के ही कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ये आपको इमेज दिख रही है, बिल्कुल ये है पंजाब के शेर, जिनको पंजाब का शेर कहा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म शुक्रचकिया मिसल के मुखिया वहां के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत निपुण शासक थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अत्यंत निपुण शासक थे? क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेजों से लोहा लिया था, इसके कारण मैं इनको अत्यंत निपुण शासक बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की नीतियों को बढ़ाया। ये दोस्तों दक्षिण में नहीं गए, इन्होंने जम्मू कश्मीर तक के सारे इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां तक महाराजा रणजीत सिंह ने अपना अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सन 1798 में दोस्तों दुरानी शासक कौन दोस्तों? सन 1798 में दुरानी शासक जमान शाह, कौन दोस्तों? जमान शाह की सहायता किन्होंने की? महाराजा रणजीत सिंह ने की। और इसके बदले में इनको क्या मिला? लाहौर मिला। ये जो दुरानी शासक जमान शाह है, इसकी सहायता करने के बदले महाराजा रणजीत सिंह को क्या मिला? आप कहेंगे लाहौर मिला। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद सन 1799 में, कब दोस्तों? सन 1799 में अमृतसर धार्मिक राजधानी बनाई। अमृतसर को धार्मिक राजधानी कब बनाया? सन 1799 में बनाया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद 25 अप्रैल 1809, कौन सी? 25 अप्रैल 1809। तारीखें याद रखेंगे दोस्तों, आजकल तारीखें एग्जाम में पूछी जाती हैं। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि हुई। तो ये पूछा जाता है अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को हुई। क्यों हुई दोस्तों ये संधि? ये फ्रांस के भय के कारण हुई। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो किसका दोस्त होगा? वो फ्रांसीसियों का दोस्त होगा। जो फ्रांसीसियों का दुश्मन है वो किसका दोस्त होगा? वो अंग्रेजों का दोस्त होगा। तो इसी तरह जो महाराजा रणजीत सिंह थे, वो फ्रांसीसियों के भय से उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। संधि के लिए क्या किया था? तो सतलज नदी को सीमा बनाया था। किसको बनाया था? सतलज नदी को सीमा माना था अमृतसर की संधि के साथ। सन 1811 से लेकर 1823 तक कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, इन सब पे अधिकार किसका हो गया? महाराजा रणजीत सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। किस किस पे? कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पे। इन सब पे महाराजा रणजीत सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराजा रणजीत सिंह एक काफी अत्यंत निपुण शासक थे। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सन 1814 में दोस्तों अफगान शासक शाह शुजा ने इनको कोहिनूर दिया। किसने दोस्तों? अफगान शासक शाह शुजा ने इनको कोहिनूर दिया। तो अब कोहिनूर की बात आ गई है दोस्तों। अफगान के शासक शाह शुजा ने कोहिनूर किसको दिया? महाराजा रणजीत सिंह को दिया। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इनका शासन कैसा था दोस्तों? इनके शासन के बारे में जान लेते हैं। इनके यहाँ पे जो सैनिक रहते थे, जो मजदूर रहते थे, उनको यहाँ वेतन कैसा मिलता था? तो महीन वेतन पद्धति थी। महीन यानी कि महीने की वेतन पद्धति थी। जैसे आपको सैलरी महीने पे मिलेगी, तो ऐसे ही महीने की वेतन पद्धति उस समय थी। ठीक है, याद रखेंगे। राज्य को सरकार एक खालसा नाम दिया गया, यानी कि अपने जैसे राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश है, तो पहले राज्यों को क्या नाम दिया गया? सरकार एक खालसा नाम दिया गया। किसों ने? महाराजा रणजीत सिंह ने। याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद दीनानाथ इनके वित्त मंत्री थे और फकीर अजमुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे। तो दीनानाथ इनके वित्त मंत्री थे और फकीर अजमुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे। इनकी सेना कैसी थी दोस्तों? दो सेना थी। एक तो फौज खास के नाम से जानी जाती थी और एक फौज बेवैत के नाम से जानी जाती थी। तो फौज खास क्या होती है दोस्तों? फौज खास जो सेना थी वो नियमित सेना थी। नियमित सेना मतलब जो परमानेंट इनकी सेना होती थी उसको कहते थे नियमित सेना। और जो फौज बेवयाद होती थी उसको क्या होती थी? वो थी अनियमित सेना। अनियमित सेना मतलब कि उसको आप कभी भी हटा सकते हैं, उसको कहते हैं अनियमित सेना। याद रखेंगे। इनके सेना का प्रशिक्षण कौन कौन करते थे? तो इटालियन बतूर। कौन दोस्तों? इटालियन बतूर जो है इनकी पैदल सेना का क्या करता था? प्रशिक्षण करता था। ठीक है। और फ्रांसीसी एलर्ड ये इनकी घुड़सवार सेना का प्रशिक्षण करता था। याद रखेंगे, बिल्कुल। ये आपको दोस्तों इमेज दिख रही है, ये सिखों के एम्पायर जो महाराजा रणजीत सिंह है
उनके समय जो पंजाब का जो उसका शासन हुआ, पंजाब में जो सम्मिल हुआ, पंजाब के जो महाराजा रणजीत सिंह ने उनमें कितने क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया, वो आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक कथन जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। ये किसने कहा है दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, याद रखेंगे बिल्कुल। इनकी मृत्यु की कब हुई दोस्तों? तो इनकी मृत्यु सन 1839 में हो गई। उनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र थे महाराजा दिलीप सिंह, वो बहुत छोटे थे, यानी कि वयस्क नहीं थे, तो उनको क्या बना दिया गया? वो उनके उत्तराधिकारी थे, और वो कैसे थे? अयोग्य उत्तराधिकारी। आपको पता है जब छोटा बच्चा हो वो क्या ही कर सकता है, तो वो कैसा होगा? उत्तराधिकारी होगा। इनका संरक्षण किसने किया दिलीप सिंह का? अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दिलीप सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह को राजा बनाया गया, और इसी के साथ क्या हो गया? पंजाब के जो वो थे, पंजाब का जो शासन था उसका विघटन होने लगा। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं महाराजा दिलीप सिंह के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनका दोस्तों ये अल्पवयस्क शासक थे। जब ये सिख यानी पंजाब के जब ये राजा बने, पंजाब के जब ये शासक बने, उस समय ये अल्पवयस्क शासक थे। तो इनकी संरक्षिका कौन होंगी? तो इनकी संरक्षिका थी महारानी जिंद कौर। एग्जाम में नाम पूछा जाता है। महाराजा दिलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी? महारानी जिंद कौर थी। कौन थी? महारानी जिंद कौर थी। नाम याद रखेंगे बिल्कुल। चिलियावाला का युद्ध हुआ था इन्हीं के समय। कब दोस्तों? चिलियावाला का युद्ध हुआ था इन्हीं के समय, सन 1849 में। किसके मध्य? डलहौजी के मध्य। तो याद रखेंगे इन्हीं के मध्य दोस्तों दो आंग्ल युद्ध हुए। प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किनके मध्य हुए? महाराजा दिलीप सिंह के शासनकाल में ही दो आंग्ल सिख युद्ध हुए। तो याद रखेंगे बिल्कुल। दोनों आंग्ल सिख युद्ध में कौन हारे हैं? पंजाब के जो शासक थे दिलीप सिंह, वो दोनों आंग्ल सिख युद्ध में हार गए हैं। तो याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सन 1849 में पंजाब पर शासन करने हेतु डलहौजी ने 3 लोगों की परिषद बनाई थी। उसके बाद दिलीप सिंह को दोस्तों 50,000 पाउंड, कितने? 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन के साथ कहां भेज दिया गया? उनको इंग्लैंड भेज दिया गया, और इनको ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। किसको? महाराजा दिलीप सिंह को। इसको दोस्तों कोहिनूर हीरा अंग्रेज को मिल गया। जो कोहिनूर हीरा शाह सुजा ने किसको दिया था? महाराजा रणजीत सिंह को दिया था। उसको किसने ले लिया? महाराजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने ले लिया। याद रखेंगे बिल्कुल। इनकी मृत्यु दोस्तों फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई, और इंग्लैंड में इनका अंतिम संस्कार हुआ। तो आपको पता चला हीरा कैसे कैसे अंग्रेजों के पास गया। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे कैसे हीरा बना, फिर उसको किसने लूटा। ये था दोस्तों पंजाब के बारे में। तो पंजाब पे ब्रिटिश शासन की कैसे स्थापना हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना। किसके बारे में? अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अवध पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। यानी कि पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। तो ये किसका बफर था दोस्तों? नीचे तो मराठा थे, नीचे मराठा थे और इधर अंग्रेज थे। तो बीच में बफर स्टॉक का जो काम करता था वो अवध करता था। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अवध के कुछ प्रमुख नवाब है उनके बारे में जान लेते हैं। तो शहादत अली खां प्रथम अवध का संस्थापक है। कौन दोस्तों? शहादत अली खां प्रथम, यानी फर्स्ट। 2 शहादत अली खां हुए, उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो शहादत अली खां प्रथम अवध का संस्थापक था। याद रखेंगे। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की है? तो इसने उपाधि धारण किया बुरहान उल मुल्क की। किसकी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की है किसने? शहादत अली खान ने। ठीक है, याद रखेंगे। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। किसको बनाया? फैजाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाया। याद रखेंगे। उसके बाद फिर सफदरगंज हुए, शाहजहां-उद-दौला हुए, आसफ-उद-दौला, शाहजहां खली खां और गाजी-उद्दीन हैदर अली खां, वाजिद अली खां। इनके नाम आपको इतने याद नहीं रखने, इतने इंपोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये याद रखना है अवध का संस्थापक कौन है। तो अवध का संस्थापक है शहादत अली खां फर्स्ट। याद रखेंगे बिल्कुल। अब इनके बारे में जो कुछ प्रमुख शासक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अवध जो है वो ब्रिटिश शासन में मिल गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शहादत अली खां के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मुगल बादशाह
महमूद शाह रंगीला सन 1720 में इसको बयाना का सूबेदार नियुक्त करता है। किसको? शहादत अली खां को बयाना का सूबेदार नियुक्त करता है मोहम्मद शाह रंगीला। और ये सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में इसकी ये मदद करता है। किसके? सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में ये मदद करता है। कौन? शहादत अली खां। ठीक है। सन 1722 ईस्वी में ये अवध का सूबेदार बना और जो कि स्वतंत्र था। ठीक है दोस्तों। सन 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया और सन 1739 में विष खाकर इसकी आत्महत्या इसने कर ली। तो छोटा सा जीवन था, बस आपको ये याद रखना है। अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक था शहादत अली खां। ठीक है, याद रखेंगे। और उसमें भी फर्स्ट। नेक्स्ट है सफदरगंज। दोस्तों कौन? सफदरगंज। इसके बारे में जान लेते हैं। तो शहादत खां का भतीजा और दामाद था कौन? सफदरगंज था। ठीक है। बेहद नैतिक, कुशल और सादा जीवन ये व्यतीत करता था। जैसे मुर्शिद कुली खां या अली वर्दी खां जो है निजामुल मुल्क जो है ये अपना जीवन व्यतीत करते थे, इन्हीं की तरह सफदरगंज भी अपना बेहद नैतिक, कुशल और सादा जीवन जो है वो व्यतीत करता था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रहेला और बंगस पठान के विरुद्ध इसने युद्ध किए। किस किस के? रहेला और बंगस पठान के विरुद्ध इसने युद्ध किए। तो आप याद रखेंगे। उसके बाद शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बारे में काफी इंपोर्टेंट बात है, मैंने आपको बताई थी जब बंगाल के बारे में बताया था, कैसे कैसे इसके बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सफदरगंज का पुत्र था शुजाउद्दौला। कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के समय क्या हुआ? पानीपत थर्ड की लड़ाई हुई। किसकी? पानीपत तृतीय की लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके? अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब हुई दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में हुई। कब हुई? 14 जनवरी 1761 में हुई। याद रखेंगे बिल्कुल। इसी के समय दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ शुजाउद्दौला का। ठीक है। और बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने अवध की तरफ से भाग लिया था। मैंने आपको ये बताया था कैसे कैसे बक्सर के युद्ध में पराजित हो गए। उसके बाद इनको इलाहाबाद की द्वितीय संधि करनी पड़ी, जिसमें दोस्तों इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे। सन 1773 में दोस्तों बनारस की संधि हुई। किसकी? बनारस की संधि हुई। किस किस के बीच? वारेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच हुई। किस किस के बीच हुई? वारेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच हुई। किसकी संधि? बनारस की संधि। इसके बाद दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखेंगे। शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देकर अंग्रेजों से इलाहाबाद और कड़ा ले लिया था। तो शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देकर इलाहाबाद और कड़ा का जो अधिकार था वो अंग्रेजों से अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद आसफ उद्दौला था हुआ। इसने क्या किया? हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि हुई। याद नहीं रखना, नहीं पूछा जाता। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया है? आसफ उद्दौला ने कराया। किसने? आसफ उद्दौला ने कराया। और इसने अपनी राजधानी दोस्तों फैजाबाद से लखनऊ की थी। कौन सी? फैजाबाद से इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया? लखनऊ को बना लिया। तो दो ये फैक्ट आपको आसफ उद्दौला से याद रखने। पहला फैक्ट, लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमाम बाड़े का निर्माण किसने कराया है? आसफ उद्दौला ने कराया है। दूसरा फैक्ट, इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से बदल के कहां कर ली? लखनऊ कर ली। तो याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद हुआ शहादत अली खां द्वितीय। कौन? शहादत अली खां द्वितीय। दोस्तों ये शुजाउद्दौला का पुत्र था और 1801 में वेलेजली ने इसके साथ सहायक संधि की थी और इसको राजा की उपाधि दी थी। किसको? शहादत अली खां को। इसके साथ ही इलाहाबाद अंग्रेजों को इसने दे दिया। जो इलाहाबाद शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देकर इलाहाबाद और कड़ा की जमींदारी जो है वो खुद ने ली थी, अपने कब्जे में की थी, उसको इसके पुत्र शहादत अली खां द्वितीय ने किसको दे दी? अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिया। ठीक है, याद रखेंगे। गाजी उद्दीन हैदर अली खां, इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप नहीं याद रखेंगे, बस ये याद रखेंगे वाजिद अली शाह के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों ये अवध का अंतिम नवाब है। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अवध का अंतिम नवाब कौन है? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है। ठीक है दोस्तों। जेम्स आउटरेंस की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, किसका दोस्तों? कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 में अंग्रेजी राज्य में इसको विलय कर लिया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों है? मैंने आपसे क्यों कहा, क्यों आपको वाजिद अली शाह को याद रखना है? इसलिए याद रखना है क्योंकि अवध का एक तो ये अंतिम नवाब है, दूसरी बात इसी के समय अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किसको मिला लिया गया? अवध को मिला लिया गया। जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ?
सैन्य विद्रोह हुआ और प्रथम हमको स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिला जब 1857 में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे इसका परिणाम यह एक अनैतिक था। इसी के कारण प्रथम हमको स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिला था और सैन्य विद्रोह भी देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए हमारे लिए वाजिद अली शाह इंपोर्टेंट है। क्लियर, बिल्कुल। ये था अवध के बारे में, क्योंकि अवध मिल गया 1856 के बाद, तो अवध कैसे कैसे मिला, उसमें कौन कौन से नवाब हुए, ये सब मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं, और हमारा आज का लास्ट का टॉपिक वो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां। क्या दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, इनके बारे में जान लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मात्र 5 से 6 मिनट में अभी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में पढ़ने से पहले इनकी 3 नीतियां जो है वो काफी इंपोर्टेंट है। पहली सहायक संधि काफी इंपोर्टेंट है, और व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी जिसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट कहते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है। बाकी जो अन्य नीतियां उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इन 2 संधियों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों सहायक संधि के बारे में। किसके बारे में? सहायक संधि के बारे में। तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। क्यों सहायक संधि की स्थापना हुई, सहायक संधि किसने सबसे पहले की, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। उसने सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय नरेशों, नरेशों का मतलब क्या होता है? राजाओं से। नरेश क्या होता है? राजाओं का पर्यायवाची होता है। नरेशों से धन लेने की प्रथा शुरू की। यानी कि जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने अपने सैनिक किसके पास भेजे? भारतीय राजाओं के पास भेजे कि आप अपने सैनिकों को रख लीजिए और उनके बदले आप हमको धन दे दीजिए। तो ये क्या होती है? एक सहायक संधि है। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? डुप्ले ने किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। याद रखेंगे, बिल्कुल। इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया। अवध को कैसे मिलाया गया? सहायक संधि के द्वारा ही मिलाया गया, कुशासन का आरोप लगाकर। इसको किसने अप्लाई किया? रॉबर्ट क्लाइव ने अप्लाइड किया। ठीक है, तो याद रखेंगे। सहायक संधि को व्यवहारिक व सैद्धांतिक रूप सन 1758 में बंगाल का गवर्नर जो था बनकर आया था वेलेजली, उसने दोस्तों इसको ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उसने इतने राजाओं के साथ सहायक संधि की, मतलब बहुत सारे राजाओं के साथ सहायक संधि की। इसलिए दोस्तों लॉर्ड वेलेजली, यानी कि वेलेजली को क्या माना जाता है? सहायक संधि का वास्तविक वो माना जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद वेलेजली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का था। मतलब इसका सपना क्या था? वेलेजली का सपना था कि वेलेजली का सपना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वोच्च शक्ति, उसकी प्रतिष्ठापना करने का उसका वो था सपना। तो याद रखेंगे, बिल्कुल। यानी कि सबसे पहले सहायक संधि की किसने प्रयोग किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया। याद रखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद अब जान लेते हैं दोस्तों सहायक संधि, ब्रिटिशों की जो सहायक संधि है उसके बारे में। तो ये सहायक संधि की विशेषताएं क्या होती हैं? देशी रियासतें एक ब्रिटिश रेसिडेंस रखेगी जो शासन प्रबंधन में परामर्श देगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ब्रिटिश का जो रेसिडेंस होगा उनको कौन रखेंगे? देशी रियासत रखेंगे, जो उनको शासन के संबंध में, प्रबंध में क्या देगा? उनको परामर्श देगा। उसके बाद भारतीय रियासतों के अतिरिक्त शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जो भारतीय रियासतें, जो राज्य है, उनके आंतरिक मामले में ये जो रेसिडेंस है, ब्रिटिश रेसिडेंस है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस वो आपको किसकी सलाह देगा? शासन प्रबंध संबंधी सलाह देगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेंगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य या अन्य यूरोपीय शक्तियों को लिए शरण नहीं देंगी और व्यापार और नौकरियां भी नहीं देंगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जो भी राजा थे, जो भी भारतीय राजा थे, जो भी भारतीय रियासत थी, वो इस अगर सहायक संधि पे हस्ताक्षर करते हैं, इस सहायक संधि को स्वीकार करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? किसी भी शत्रु राज्य या अन्य किसी भी यूरोपीय कंपनी को अपने यहाँ आने नहीं देना और उनके लोगों को नौकरी भी नहीं देनी और ना उनसे व्यापार करना है। तो ये होता था इस सहायक संधि का मतलब। नेक्स्ट, देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अंग्रेजी सेना रखेगी। मतलब जिसके साथ रियासतों के साथ आप सहायक संधि करेंगे, अंग्रेज सहायक संधि करते हैं, तो उनके क्या करेंगे? उनके अधिकारों पे अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, उनके खर्चे पे अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। जिसका खर्चा कौन उठाएगा? उसी रियासत को उठाना पड़ेगा। सेना के खर्च के लिए नगद धन राशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सौंपना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना
किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात अपने विदेशी नीति कंपनी के सुपुर्द कर देगी। मतलब क्या होता है दोस्तों, जो देशी रियासत है जो सहायक संधि पे हस्ताक्षर करेंगी, वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी अनुमति के बिना ना किसी से युद्ध लड़ सकती है, ना किसी से संबंध बना सकती है, ना किसी से दोस्ती का संबंध बना सकती है, और ना किसी से विदेशी व्यापार कर सकती है। कोई व्यापार नहीं कर सकती जब तक ब्रिटिश शासन ना कहे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधियों को अपनाया था। उनको जगह जगह अपनी जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में उनको सहायक संधि काफी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। वेलेजली द्वारा की गई कुछ प्रमुख सहायक संधियां, जो कुछ प्रमुख रियासतें थी उनके साथ में आपको बता देता हूं कब कब वेलेजली ने सहायक संधि की, तो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, हैदराबाद के निजामों के साथ इसने सहायक संधि की सन 1798 में। उसके बाद मैसूर के साथ वाडियार जो वंश था उसके साथ 1799 में की, और तंजौर में 1799 की। तंजौर के साथ सहायक संधि कब की, सन 1799 की। मैसूर, हैदराबाद और तंजौर ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अवध ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया। शहादत अली खां द्वितीय के समय सन 1801 में क्या किया दोस्तों, सहायक संधि के द्वारा अवध को अपने अंदर मिला लिया। उसके बाद मराठाओं के साथ कब हुई, सन 1802 में सहायक संधि की। बरार के भोंसले उनके साथ भी सन 1803 में संधि की। सिंधिया और होलकर इनके साथ भी क्या की, सहायक संधि की। तो ये दोस्तों 8 राज्य हैं, 8 देशी रियासतें जिनके साथ वेलेजली ने सहायक संधि की। ये प्रमुख देशी रियासतें उनके बारे में मैंने आपको बताया जिनके साथ वेलेजली ने सहायक संधि की थी। ठीक, ये था दोस्तों सहायक संधि के बारे में। और जो हमारा अंतिम टॉपिक है, अंतिम जो वो है उसके बारे में जान लेते हैं। वो है व्यपगत सिद्धांत, यानी कि जिसको गोद निषेध नीति या हड़प नीति सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में याद रखेंगे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट किसको कहते हैं, व्यपगत के सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। डलहौजी ने दोस्तों सन 1848 से लेकर 1856 तक एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। कौन था, डलहौजी। ये कब तक रहा भारत में, 1848 से लेकर 1856 तक रहा। ठीक है, इसको दोस्तों लगा था कि हम अपने साम्राज्यवाद को कैसे और बड़ा कर सकें, तो साम्राज्यवादी यह एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने विस्तार हेतु युद्ध, कुशासन का आरोप, कंपनी की बकाया धनराशि तथा व्यक्तिगत के सिद्धांत को अपनाया। इतनी सारी चीजें अपनाने के बाद इन्होंने लगा कि अब भी कुछ कम है, तो इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं उसको अपनाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या होता है, यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या होता है, तो मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी बता देता हूं दोस्तों। इसका मतलब होता है जैसे आप है या आपके परिवार में कोई है जिसके कोई बच्चा नहीं हो रहा, जिसका कोई बेबी नहीं हो रहा, उनको क्या वो गोद ले लेते हैं, जैसे अनाथ आश्रम से जाके ले लेते हैं। तो क्या हुआ, ये व्यक्तिगत का सिद्धांत कहता है अगर आप किसी भी बच्चे को, चाहे आप अपने चाहू के बच्चे को लो, किसी के भी ले लो, वो क्या होगा, अगर आपका बच्चा नहीं होगा तो वो कैसा होगा, उस रियासत का मालिक नहीं होगा, वो उस रियासत का शासक नहीं होगा। जो बच्चा आप गोद लेंगे वो उस रियासत का क्या नहीं होगा, शासक नहीं होगा। किसके अनुसार, व्यक्तिगत के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डलहौजी ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति व अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु इन नीतियों को अपनाया था। यानी कि क्या मानते हैं आप दोस्तों, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और बहुत सारे धन की वर्षा करने के लिए डलहौजी ने इन नीतियों को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध नीति या जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं, उसके क्या क्या कारण हुए, ब्रिटिशों ने भारत में क्या क्या किया। ठीक है दोस्तों, यह डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई एक विलय नीति थी दोस्तों, जिसके कारण ये मतलब बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारी रियासतों को इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिनिगत सिद्धांत से तात्पर्य था कि पैतृक वारिस न होना, मतलब जो आपका पुत्र ना हो, आपकी खुद की संतान ना हो, पैतृक वारिस ना हो, उसकी स्थिति में ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती है। यानी कि जो आपका पुत्र नहीं होगा, आपके कोई वंशज नहीं होगा, तो क्या करेगी, ब्रिटिश जो कंपनी है उसको उस रियासत को अपने अधीन मिला लेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डलहौजी के समय पहले जयंतिया, कोझिकोड, गुलेर, कुन्नूर, कित्तूर, कुठलेर, कोडुंग और कंगड़ा की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिद्धांत के द्वारा अधिकृत किया था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अंग्रेज दोस्तों ऐसा था, वो आइडिया लगाते रहते थे कि क्या ऐसा किया जाए जाकि जो चीजें बची हैं, जो रियासतें बची हैं हमसे दूर है, वो हमारे मिलने नहीं आ रही, ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिल रही, तो उनको कैसे मिलाया जाए। तो पहले क्या लिया है, सहायक संधि लिया है।
उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो ये लिया है व्यपगत का सिद्धांत। तो ऐसे करके ये आइडिया लगाते रहते थे। ठीक है दोस्तों, इस हेतु डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई तथा भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कितनी? 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और 3 श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या था? वे राज्य आते थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था, वो प्रथम श्रेणी में आते थे। इसमें गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी थी। मतलब कि प्रथम श्रेणी में वो राज्य आते थे जिसमें कभी ना कभी ब्रिटिश ने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया था, उसमें गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी थी। ठीक है। द्वितीय श्रेणी में वे राज्य आते थे जो अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ थे, यानी कि सहायक संधि जिन्होंने की थी वो द्वितीय श्रेणी में आते थे। गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार की सहमति लेती थी। जो द्वितीय श्रेणी की रियासतें थी उसमें गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। जैसे कि प्रथम श्रेणी में तो गोद लेने पर पूर्ण से पाबंदी थी, लेकिन द्वितीय श्रेणी में अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अंग्रेजी सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। तृतीय श्रेणी में वो रियासतें आती थी जिनमें कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही हैं। जो रियासतें कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीनस्थ नहीं रही हैं वो आती थी तृतीय श्रेणी में। इसमें दोस्तों गोद लेने की प्रथा में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, क्योंकि ये रियासतें कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही हैं, तो इसलिए ब्रिटिश कंपनियों ने इनमें गोद लेने की प्रथा पर कोई हस्तक्षेप न करने की वो बनाई शायद। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश शासनों ने किस किस राज्य को, किस किस रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया, उनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको याद रखेंगे, उनकी तारीखों को भी याद रखेंगे। डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत का क्रियान्वयन करते हुए निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो इनकी डेट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले 17 को मिलाया, तो एग्जाम में पूछा जाता है। व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले डलहौजी ने किस देशी रियासत को मिलाया? तो 17 को सबसे पहले मिलाया। कब? 1848 में। उसके बाद जैतपुर को मिलाया सन 1849 में। उसके बाद संबलपुर को मिलाया सन 1849 में। और उसके बाद बघाट को मिलाया सन 1850 में। तो इंपोर्टेंट क्या क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, जिनकी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद उदयपुर को मिलाया सन 1852 में, और झांसी को मिलाया सन 1852 में, और नागपुर को मिलाया सन 1854 में। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ किस किस की डेट एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले 17 वाली याद रखेंगे कि प्रथम देशी रियासत कौन है जिसको व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार क्या उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद जैतपुर भी आपको याद रखना है और संबलपुर भी याद रखना है। उसके बाद आपको झांसी याद रखनी है और नागपुर याद रखना है। तो ये सारे जो देशी रियासत हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार वो समाप्त होता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, कैसे उन्होंने पंजाब पे अपना कब्जा किया, बंगाल पे अपना कब्जा किया, मैसूर, मराठा, अवध, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लास को रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।